बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट IAS 1 चैप्टर 9। इधर फोकस करें, बाकी फॉर्मेट फिर बाद में बनाएंगे साथ साथ। ये IAS 1 ना इंट्रो से शुरू हुआ हुआ। इंट्रो का 20 नंबर का क्वेश्चन जो था फाइनल अकाउंट्स, असल में वो IAS 1 ही है लेकिन इंट्रो लेवल पे। फिर FR 1 में भी IAS 1 आया था, किधर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है बेटा, अब फिर IAS 1 आ रहा है। तो IAS 1 है क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। वही जो 2 पुराने थे ना बेटा शुरू के दिनों के, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो मैं अपने बच्चों को करवा रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, तंग हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस की ज़रा इनकम स्टेटमेंट्स के फ़र्क देख लें। रेवेन्यू सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, GP, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर ट्विस्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब आ जाए ज़रा ट्रेडिंग बिजनेस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, एड वेजेस, एड कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग। नीचे लिख लें एबनॉर्मल लॉस भी, इंट्रो में नहीं करवाता, FR 2 में लेस एबनॉर्मल लॉस लिख लीजिए। अपने पास लिखना है कि PDF में हम आपको चेंज करके ही भेज देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस भी आएगा। ज़रा जल्दी से एबनॉर्मल लॉस की एंट्री डिवाइस करवा दीजिए। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर पीरियोडिक हो तो परचेजेस, परपेचुअल हो तो इन्वेंट्री। बाद में अगर इंश्योरेंस ना आए तो P&L डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, यही था। और अगर कुछ रिकवरी आ जाए या रसीवेबल हो जाए तो कैश या रसीवेबल डेबिट, P&L डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। जल्दी से सब बच्चे लिख लें, भूल जाएंगे, जल्दी से लिखें एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। अच्छा, इस टॉपिक में ना आपका दमखम जितना होगा मैं उतना रिवाइज करवाने में कामयाब होऊंगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर हमें सारी चीज़ें करवा दें फाइनल अकाउंट की। अच्छा, फाइनल अकाउंट में एक और बात सुनना है, अभी सुन लें, ताकि पेपर वाले दिन मुझे ये ना कह रहे अल्लाह अंसारी तुझे ये करे तो वो करे। लीज में वही आएगा इंशाल्लाह 95% तक जो हमने क्लास में किया। डेफर्ड टैक्स में भी इंशाल्लाह उतने % ही आएगा। कंसोलिडेशन में भी उतनी % आएगा। एसोसिएट में भी उतने % आएगा। फाइनल अकाउंट में मैं अगर तो मैं 15 एडजस्टमेंट करवाऊंगा तो हो सकता है उन 15 में से 5 आएँ और 5 नहीं आए, क्योंकि फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम टीचर्स क्या करते हैं, R2 में फाइनल अकाउंट आपको एक रीज़नेबल लेवल तक करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एडजस्टमेंट आनी है वो पता नहीं कौन सी होनी है। तो इसका जहन में रखिएगा कि यहाँ आपने अनसीन एडजस्टमेंट के लिए मेंटली तैयार रहना है, बाकियों में नहीं इंशाल्लाह। और हिस्ट्री उठा के देखने पिछली 5 अटैम्प्ट्स, आप 5 अटैम्प्ट जब देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो सारी चीज़ें क्लास में इन्होंने बताई हुई हैं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे तो उसकी 3-4 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो कभी आपने नहीं देखी होंगी, तो उस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि इसको हम लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरफ आ जाए मैन्युफैक्चरिंग, वो लिखा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस या इन्वेंट्री, नहीं एबनॉर्मल लॉस जी दोनों में। किसको? हाँ तो लेस कर रहा होता हूँ ना, पार्ट नहीं बना रहा हूँ, उसको नीचे P&L में लिखूंगा, इसलिए यहाँ की गुड्स में से उसे माइनस कर रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर P&L डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। तो नेट एंट्री क्या बनी? P&L डेबिट परचेजेस क्रेडिट या P&L डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर इंश्योरेंस से कुछ मिल गया तो फिर कैश डेबिट P&L अमाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने इंट्रो में किया था, ज़रा देखें वही है, बदला तो नहीं सर अंसारी, कोई बदल तो नहीं गए। रॉ मटेरियल ओपनिंग, परचेज, अवेलेबल फॉर यूज़, लेस रॉ मटेरियल क्लोजिंग, रॉ मटेरियल रिटर्न, रॉ मटेरियल यूज / कंज्यूम।
डायरेक्ट लेबर ऐड करूँगा, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड ऐड करूँगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, WIP ओपनिंग ऐड करूँगा। WIP अगर मैंने बाज़ार से ख़रीद लिया, इनकम्प्लीट चीज़ें, मेहमान ज़्यादा आ जाए, अम्मा ने खाना कम बनाया, तो वो क्या कहती हैं, कुछ तुम फ्रोज़न फूड ले आओ, मैं जल्दी से उसे भी कुक कर लेती हूँ, रेडी टू कुक जो होता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस। फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करूँगा, फिनिश गुड परचेज ऐड करूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा, लेस फिनिश गुड क्लोजिंग, लेस फिनिश गुड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, वही इंट्रो का फॉर्मेट है, रिवाइज करवा रहा था। अब आ जाए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस पे। बच्चा फाइनल अकाउंट में ये ना एक्सपेक्ट करे कि कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट में हम मिक्सचर ऑफ टॉपिक कर रहे होते हैं, हम नया टॉपिक नहीं कर रहे होते। इंट्रो में याद करें, जब आप फाइनल अकाउंट में आए थे तो स्टेट पे पहले दिन ही क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं तो नीचे जो एडजस्टमेंट होती हैं वो पुराने टॉपिक्स की होती हैं, वो पुराने टॉपिक कवर हो रहे होते हैं। अब मैं जब फाइनल अकाउंट करूँगा, इसमें लीज कवर हो जाएगा, इसमें डेफर्ड टैक्स कवर हो जाएगा, इसमें प्रोविजंस कवर हो जाएंगी, इसमें IAS 21 कवर हो जाएगा, इसमें IFRS 9 कवर हो जाएगा, इसमें बायोलॉजिकल एसेट कवर हो जाएगा, इसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट कवर हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये ईद के बाद मैंने आपसे एक ग्रैंड टेस्ट वगैरह अरेंज करने हैं, ताकि फाइनल अकाउंट्स के ज़रिए हम टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। अब ट्रायल देख लेते हैं कि ट्रायल में कोई नई बात तो नहीं आ रही है। पेज मुझे दे दीजिए, बोर्ड पे नज़र रखिएगा, ये अपने क्वेश्चन पेपर पे। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इज़ लिस्टेड कंपनी engaged in the business of manufacturing and marketing of professional care and food products. Following is an extract from its trial balance for the year ended this and this. Sales manufactured goods की है, sales imported goods की है, scrap sales है, dividend income है, return on saving account है, sales tax imported goods पे है, sales tax manufactured goods पे है। sales tax की एंट्री बताऊंगा कल परसों, अभी याद रखना है कि इसे हमने क्या शो करना है, एज आ इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स किया था भाई। सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे अभी उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक बैलेंस आ गया, WIP ओपनिंग आ गया, फिनिश गुड ओपनिंग आ गए, फिनिश गुड इंपोर्टेड ओपनिंग आ गए, रॉ मटेरियल परचेज आ गया, इंपोर्टेड गुड्स की परचेज। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है ना, ये इनडायरेक्ट मटीरियल होता है बेटा, लिख लें, स्टोर्स एंड स्पेयर्स इनडायरेक्ट मटीरियल। इसी के साथ लिख लें ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स भी आ सकते हैं, इसी के साथ लिख लें सप्लाईज भी आ सकती हैं। ये सारे मिलते जुलते नाम हैं। अच्छा, तुम नंबर के एक्सपर्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग के? हाँ, इसलिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जो ज़िंदगी में कभी हमने देखे नहीं होंगे, तो उस पर पैनिक नहीं होना। आगे आ जाए। स्टोर्स के बाद सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटीज़ लिख लें, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, टेलीफोन है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइजेशन हुई तो 38 पे ले जाऊंगा, डेप्रिसिएशन हुई तो 16 पे ले जाऊंगा। स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखें, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इनका क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो प्रीपेड होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाएगा। लिखना, इनका क्लोजिंग प्रीपेड कहलाता है जी, उनमें भी अप्लाई होगी, उनमें भी अप्लाई होगी। स्टोर्स ऊपर लिख रहे हैं, आइलैंड डुप्लीकेंट्स में भी लिख लें कि इनका भी कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी प्रीपेड ही है। अहमद भाई ने कल सैलून जाके अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है, 315 मिलियन इनके खर्च हुए हैं। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, फिर अपने आप की इन्होंने DPA चेंज की है, उधर स्टेटस चेंज किया है। जियो वालों पे ऐड चलाई है कि जी बच्चा नहा लिया जाने के लिए। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन पे 40 मिलियन इसने लगा दिए हैं। आउटवर्ड फ्रेड एंड हैंडलिंग है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस हैं, ऑडिटर्स रेमुनरेशन है, डोनेशन है। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, मेरे ख्याल में लॉ में शायद पढ़ाया हो टीचर ने, या C लॉ में पढ़ाया हो, टैक्स में पढ़ा है। वर्कर्स वेलफेयर फंड है,
अब ये फंडेड होते हैं, अनफंडेड होते हैं, लेकिन ये सारी नॉलेज यहाँ हमारे फाइनल अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं है। इसका नोट कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शरीफ आदमी था, कैलकुलेट करके लॉस दे दिया। इंशाल्लाह सर अंसारी जैसा तीखा होगा तो वो हाँ पहले पूरा कैलकुलेट करवाएगा, फिर यहाँ पे लॉस आएगा। शरीफ आदमी था। फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस में इंट्रो में याद होगा, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, मार्कअप, इंटरेस्ट, कमिटमेंट फ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होती हैं। एक्सचेंज लॉस IS 21 है, ब्रैकेट में लिख लें। शरीफ आदमी है, कैलकुलेट करके दे दिया, जो तिखे होंगे वो कैलकुलेट करवाएंगे। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज़, बहुत ही भोला आदमी है, तिखा हुआ तो फिर लीज़ का नोट दे देगा नीचे एडजस्टमेंट में और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप कैलकुलेशन करें। तो आने वाले दिन जो है वो लगता है ईद के इसी में गुजरेंगे। पोजीशन बता दिया इन्वेंट्रीज़ की, 31/12/15 को ये क्लोजिंग है। इधर ही है भाई साहब, नेक्स्ट काम पे सर यही है भाई साहब, जागें यार, इसकी भी बुत्ती साफ करवा। अब प्लीज़ आपकी मेहरबानी, गांव जाने से पहले ना आपने यहाँ फोकस करना है, जाके सलून नहीं बैठ जाना। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। वैसे ही चांद है इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है, और शेर कभी मुँह नहीं धोते। आगे चलें। द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस अमंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। अब यहाँ पर बच्चों वाली काम करने पड़ते हैं, परसेंटेजेस लगानी पड़ती है, लेकिन देखना पड़ता है कि किस हेड में जाएगा। अब कुछ दीवाने जो हैं वो कॉलम वाइज टोटल कर रहे हैं और उनकी परसेंटेज 200 से भी ऊपर जा चुकी है। हैं ऐसी क्लास में चीज़ें बैठी हुई हैं, इसलिए प्लीज़ ज़रा लेफ़्ट टू राइट देख लें। 100 पूरा हो रहा है, हाँ, तो कभी अप टू डाउन 100 पूरा होगा, कभी लेफ़्ट टू राइट होगा। और ये नहीं समझना ये पेपर में गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, और पेपर इसी प्रेशर का नाम है। Salaries, wages and benefit include contribution to provident fund, defined contribution plan and gratuity fund defined benefit plan amounting to 54 and 44 million respectively. ऊपर वेजेस दी हुई हैं और नीचे फिर उनका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन टैक्सेशन में इतनी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ये TADA होता है कि हाँ तो यही चाहता है कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये टैक्स डिपार्टमेंट लेना देना जो है वो भी आउट ऑफ पॉकेट में जाता है। ठीक है भाई, रीइंबर्स करने का। लेकिन ये आप यहाँ पे लिखें, ये किराए वगैरह के चीज़ों को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। इसमें रिश्वत भी शामिल होती है। जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। कल को आर्टिकल्स पे लिखे हो और वह सामने आ रहा हो आउट ऑफ पॉकेट, आपको इसका बिल दे, तो वो रिश्वत का बिल कहाँ से ले आएगा गरीब का बाल। ठीक है, तो फिर ये आप आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हो ये तो वही हैं ये आउट ऑफ पॉकेट। एक दफ़ा मैंने एक बंदे को कहा कि यार बिल दे दे इसका, कहते हैं अंसारी साहब फिर मेरी CA की डिग्री आप ले लीजिए, क्योंकि जिस दिन मैं इसका बिल दूंगा उस दिन मैं फारिग हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह बचाए हमें इन चीज़ों से इंशाल्लाह। अमीन भी टूटे दिल से कह रहे हैं कि वाकई बच गए तो क्या बनेगा अंसारी यार। डोनेशंस इंक्लूड 5 मिलियन गिवन टू, अब ये खजूर नहीं है, डेट्स कैंसर फाउंडेशन DCF, इससे भी अल्लाह महफूज रखे सबको। वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर पीनट, अब ये मूंगफली नहीं है, इज़ अ ट्रस्टी ऑफ DCF। आपकी मेहरबानी, ना यहाँ खजूर है ना खजूर के अंदर मूंगफली है। आगे आ जाए। अब आप कह रहे होंगे यार इस तरह की चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं गधो, इसके नोट बनने हैं। इसके क्या बनने हैं? नोट बनने हैं। नाराज़ तो नहीं होते कि सर हमें गधा कह देते हैं यार, सोच के तो बोला करें। चलो, टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग और रिलेटेड एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड 1440। यार कोई बहुत ही यार शरीफ आदमी है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैलकुलेट ही करके दे दिया। अब बच्चे को ये तो कम से कम याद होना चाहिए टैक्सेबल है तो इस पर चार्ज होगा, और एंट्री होगी डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स पेबल क्रेडिट। ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर द लास्ट ईयर, यानी पिछले के मुकाबले में इतनी चेंज आई है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट इनकम टैक्स रेट 35% है। आपके शेयर्स 274 मिलियन आउटस्टैंडिंग है। साइलेंट हो तो 10 रुपये का शेयर होगा, 10 रुपये 10 रुपये। OCI डाला ही नहीं है, बहुत ही भोला आदमी है। इंशाल्लाह हम OCI डालेंगे, और डालेंगे IFRS 9 से भी,
और IS 16 से भी, IS 38 से भी। ठीक है भाई। प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, नोट बनाने हैं, बैलेंस शीट नहीं पूछी, और साथ क्या बनाने हैं, रेलिवेंट नोट्स बनाने हैं। इतने इशू के में आउटस्टैंडिंग मीन इतने पेड अप हैं बेटा, और अब तो वे होते ही सारे पेड अप हैं। पहले तो पार्शली पेड भी होते थे, पाकिस्तान में पार्शली पेड नहीं होते, दुनिया में होते हैं, लेकिन फाइनल काउंट करते हुए हम पाकिस्तान में हैं। हाँ, इसलिए कंपनीज एक्ट 2017 और जो हमारा 4th and 5th शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंट्स बना रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें इन सारी फिगर्स को लेकर चलना है। आज ये मिलके करते हैं सॉल्व। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है, रुपी मिलियन में है, इसका 1 नंबर है, और अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके कि 100 है। खुदा ना खास्ता कभी कोई 49 पे फेल हुआ, कोई है क्लास में? चले 49 पे फेल होने वाले से पूछें, वो कई दिन तक यकीन करें अपना मोबाइल ओपन नहीं करता। दर्द, और यहाँ होता है दर्द पढ़ने वाले को। खुदा ना खासा 49 पे हो जाए, अल्लाह महफूज रखे। तो अल्लाह कैसे महफूज रखेगा? पहले हमने ख़ुद अपनी हरकतें सही करनी है। ईद के वीक को हमने ज़ाया नहीं करना, ज़ाया करेंगे काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू पे आ जाएं भाई। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 जी भाई, क्या क्या चीज़ें लिखूं? पहले सबसे पहले बताएं क्या क्या चीज़ें लिखूं। फॉर्मेट सामने रखें, टिक करें जल्दी से कि सेल्स में ये चीज़ें लेकर आनी है मैंने। जी बताएं जी। यहाँ पर ना सेल्स ना लिखा करो अहमद बेटा, यहाँ पे रेवेन्यू लिखा करें। क्या लिखा करें? रेवेन्यू। जी कितना है रेवेन्यू मैन्युफैक्चर्ड का? सब बच्चे लिखने वाले हो, सब बच्चे खुद देख के लिखने वाले हो। फाइनल अकाउंट जब भी आपके हाथ में आएगा, जब आपकी एक नज़र क्वेश्चन पे हो, एक नज़र लिखने पे हो। कोशिश करें कि मैं बोल रहा हूँ, आप खुद देखकर अपने पेपर से लिख रहे हो, देन आप बोर्ड से देख रहे हो। ये टिप है इस टॉपिक को ग्रिप में लेने का। मैन्युफैक्चर की फिगर बता दें। 56,528। अहमद को बोलने दें, कभी कभार बड़े अरसे के बाद भाई मेरा बोल रहा है। अल्लाह करे ये रोज़ ख़त करवाना शुरू कर दे, ट्रिमिंग शुरू कर दे, और रोज़ की बस पे ये बैठना शुरू हो जाए। इम्पोर्टेड सेल्स बता दें अहमद भाई। 1078। टोटल कर दे इसका। उसे बोलने दे यार, कभी कभार वो तेरी मेहरबानी यार। अब शर्मिंदा ना करवा दी नदीम के सामने, अब नहीं रोकता। बोलो 57,606। सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर्ड जी, आप साइड पे लिख लें। सेल्स टैक्स हमारी सेल्स में से लेस हुआ करेगा, बाकी कहानी की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लिख लें सेल्स टैक्स, एंट्री में करवा दूंगा आगे चल के एक पास पेपर में। सेल्स टैक्स हमारी सेल्स में से माइनस हुआ करेगा, और ये ट्रायल की डेबिट में नज़र आएगा, और ये ट्रायल की डेबिट में नज़र आएगा। बताएं जी सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर्ड पे 10,201, और इम्पोर्टेड पे खाली 53। जी मेरे प्यारे 47,352। सेल्स डिस्काउंट बता दें भाई। 2594। हमने बता दिया भाई कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेल्स में से माइनस होती है। इंट्रो में पढ़ के आए हैं। पहले ये नीचे जीपी में डिस्काउंट अलाउड एडमिन एक्सपेंस में आया करता था। किस में आया करता था? एडमिन में। अब सेल्स में से माइनस होगा। जी अहमद 44,758। ओके हो गया। अब यहाँ लिख दें 44,758। कर ली जल्दी, एक्टिव हो कर ली। ओ ना कर यार, आज तेरी मेहरबानी। मैंने छुट्टियां देनी है तुम्हें अगले वीक में। वैसे R2 की छुट्टी का हक होता नहीं है, तुम्हें ईद पे यहीं रहना चाहिए था। गोश्त में तुम्हें खिला ही देता हैं।
गोश्त में तुम्हें खिला ही देता है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तुम्हारे पेपर थे यार। और यार तुम्हारी किस्मत ही आजकल अजीब चल रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ तुम्हारी किस्मत के लिए। सबको खिला दिए, तुम ही रह रहे हो, क्या वजह है? तुम नियतें सही करो अपनी, तुम्हारी नियतों में कुछ फतूर लग रहा है। तेरे घर वाले याद कर रहे हैं, तुझे भूल गए हैं? माशाल्लाह, इतने बड़े वजूद को अगर भूल गए तो उनके हाफजे का इलाज करवा यार। तुझे देख के तो साथी बायोलॉजिकल एसिड नहीं तुझे भूलते। बायोलॉजिकल एसिड्स की ट्रिमिंग कैसे होती है? बड़ी मशीनें होती हैं। आओ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे वो पीडीएफ सामने रखें जो अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की दी है, वो पीडीएफ भेज दी है। पीडीएफ ओपन करें, पीडीएफ ओपन करके सामने रखें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की पीडीएफ दी भेजी है आपको, वो ओपन रखें सामने। मैं फिर कह रहा हूँ, बोर्ड से कॉपी करने वाला ना हो बच्चा, वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहा हो कि सर ने कहा है ये हेड ढूंढना है और फौरन क्वेश्चन पे उसकी फिंगर मौजूद हो। अब 3 आंखें हैं आपकी, एक आपके मोबाइल पे पीडीएफ देख रही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, एक आपकी आंख क्वेश्चन पेपर पे है, एक आपकी आंख रजिस्टर पे है। मोबाइल वाली आंख को अलहदा कर दें, जो दूसरी आंख है उससे 2 काम लीजिए, क्वेश्चन पेपर पे भी नज़र हो और वहाँ से नज़र जल्दी से अपने रजिस्टर पर आकर लिखवा रही हो। ये प्रैक्टिस करनी है 6 दिन बेटा हमने, शाबाश। रॉ मटेरियल ओपनिंग अहमद 1751, रॉ मटेरियल परचेज 22603। सब बच्चे हमारे साथ होने चाहिए, शाबाश। रॉ मटेरियल क्लोजिंग माइनस करना है 2125। अच्छा, फाइनल अकाउंट का एक और टिप सुन लें, जो क्वेश्चन में से चीज़ लिए जाए उसे हल्का हल्का टिक मारते रहें, हल्का हल्का उसे टिक मारते रहें। इसी टाइम में ये काम भी करना है आपने। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अक्सर बच्चों से रह जाता है, वो कहते हैं टाइम ही नहीं बचा था। उसकी रीज़न हमने होमवर्क नहीं किया हुआ होता है बेटा, होमवर्क पूरा करना है आपने। होमवर्क मीन कि आप ये सारी चीज़ें जैसे मैं कर रहा हूँ 6 दिन ऐसे करेंगे। जी बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम 22229। डायरेक्ट लेबर ढूंढ के लाएं क्वेश्चन में से, डायरेक्ट लेबर ढूंढ के लाएं। अहमद कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर नहीं है, शाबाश। डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढ के लाएं, वो भी नहीं है। तो अंसारी ने क्यों पूरा फॉर्मेट बनवा दिया? याद करें बेटा, ये हाथ से गुजरना चाहिए ताकि कल पीडीएफ ना खुल रही हो। फैक्ट्री ओवरहेड में सुन लो, फैक्ट्री ओवरहेड है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा फैक्ट्री में जितने खर्चे होते हैं उन सबको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। वो अलहदा बात है कि इंट्रो में मैंने सिखाया था, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो एक्टिविटी से लिंक करेंगे, फिक्स वो होते हैं जो टाइम से लिंक करेंगे। लिखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा फैक्ट्री के तमाम खर्चों को क्या कहा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा फैक्ट्री के तमाम खर्चों को क्या कहते हैं बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्लैरिकल लेवल कितना हाई है ये मैटर करेगा। पेपर कभी नॉलेज से जीतेंगे, कभी टिप्स से जीतेंगे और कभी क्लैरिकल वर्क से जीतेंगे। अजीब बात कह रहा हूँ मैं आपको। क्लर्क वाला काम भी हमें आना चाहिए, क्लर्क वाला काम। अब ये जो तोड़ना है ना, ये सारा क्लैरिकल वर्क है, इसमें नॉलेज नहीं है कोई, लेकिन अक्सर बच्चे प्रैक्टिस की लैकिंग की वजह से ये तोड़ने में सही कामयाब नहीं होते, या जब तक वो तोड़ के फारिग होते हैं टाइम गुजर चुका होता है।
अब तेज़ तेज़ आपका कैलकुलेटर भी चल रहा होगा, यार सारी हमारी जान निकालेगा। अब कैलकुलेटर भी चल रहा हो, कोई ईमानदार से बच्चा बच्ची ऐसे ना हो जो खुद कैलकुलेट ना करे हो, ईमानदारी से एक एक फिगर खुद कैलकुलेट करनी है मेरे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ, फाइनल अकाउंट के टिप से चलोगे तो फाइनल अकाउंट हाथ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं यहाँ लिख दूँ, आपको पता ही नहीं है परसेंटेज कैसे चली, इसका मतलब कैलकुलेटर की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो आप कहते हैं ना बाद में कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। कल कभी नहीं आई बेटा, कल कभी नहीं आई। मुझे 2-3 दिन से बुखार है, डॉक्टर रोज़ कहता है एक छुट्टी कर ले, रेस्ट कर ले। मैं कहता हूँ यार कल कभी नहीं आई, छुट्टी हुई ना तो सारा टेम्पो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आदत बनाओ, जल्दी से लाओ। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज की कितनी, 2367। अच्छा अहमद आपने पहले नहीं करना, पहले नहीं करना, उससे होगा क्या, बच्चे कहेंगे यार ये तो पहले किया हुआ है तो हमसे तो इतनी जल्दी नहीं होगा। जब मैं बोलूँगा उस वक्त आपने कैलकुलेट करना है। हाँ अभी अगला ना हो, बोलूँ ताकि सारों को इक्वल चांस हो। नहीं मुझे परसेंटेज लगा के देना, यही तो मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि ये सीखना है आपने, मुझे यहाँ डायरेक्ट आंसर देना है। लिख दें। कितने बच्चे कह रहे हैं कि इधर परसेंटेज लिख के मल्टीप्लाई करके लिख दें, और कितने कह रहे हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट के हक में हूँ, क्योंकि लिखने का इतना टाइम पेपर में नहीं होगा कि पहले यहाँ शो करूँ, उसे उठा के यहाँ लिखूँ, फिर तो पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। 1 बोले 1302। अब मैं 30 सेकंड रुकूंगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, नहीं सबको करने देना, 30 सेकंड रुकूंगा मैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, चल अहमद हमें बता दे, ये 9 बच्चे पीछे ही रह जाए। 180 नहीं, ये किसकी परसेंटेज लगाई, 2367 इंटू 0.55। स्टोर्स एंड स्पेयर्स पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एज इट इज फ्रॉम ट्रायल 180। यूटिलिटीज 734। ये इस पे कोई परसेंटेज नहीं है भाई, जाके देखें। यूटिलिटीज़ पे लगाने लगे, आप देखिएगा कि हम दोनों सही कर रहे हैं और आप हमारे साथ चल रहे हैं। बताएं जी टोटल फिगर यूटिलिटीज़। यहाँ जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूटिलिटी अगर आई भी है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा। हेड ऑफिस की यूटिलिटी हुई तो वो आपको बताएगा, लिख लें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्वेश्चंस में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्वेश्चंस में अगर यूटिलिटी आ जाए, देख लें नीचे कोई ब्रेकअप तो नहीं दी यूटिलिटी की कि हेड ऑफिस की इतनी है और फैक्ट्री की इतनी है। यूटिलिटी की कहाँ दी हुई है, पॉइंट नंबर, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ रहा है। हाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूटिलिटी, नदीम भाई आप वाला पॉइंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 85 है, डिस्ट्रीब्यूशन में 5 है, एडमिन में 10 है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फैक्ट्री में चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा चली जाएगी, एडमिन अलहदा। इसका मतलब हेड ऑफिस की 15% है और फैक्ट्री की 85 है, फिर हेड ऑफिस को तोड़ दिया डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन में। ठीक है बेटा। नहीं, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है फिर यूटिलिटी फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मेजर बिल जो आता है वो फैक्ट्री में आता है, वो हेड ऑफिस में नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ बल्ब लाइट और पंखों को अज्यूम किया जाता है। लिख लें, अगर ब्रेकअप ना देता तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते यूटिलिटी को, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता। ट्रेडिंग होता तो फैक्ट्री वैसे ही नहीं होती है, सारा कुछ हेड ऑफिस में ही जाता है। यूटिलिटी की फिगर कितनी थी, 73.85 बोलें जी, 624।
कोई बच्चा ऐसा ना हो जो बोर्ड से देख के लिख रहा हो। मुझे अपने बच्चों पे ट्रस्ट है, मुझे उम्मीद है कि ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, एक्टिव हो जाएं, शाबाश। डेप्रीसिएशन टोटल कितनी है? 1287 इंटू 0.7, बोलिए 901। स्टेशनरी, अब ये देखें साइलेंट होता तो स्टेशनरी फैक्ट्री में ना जाती, स्टेशनरी हेड ऑफिस में जाती। ठीक है जी भाई। टोटल 230 इंटू 0.25, बोलें 58। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टोटल 315। परसेंटेज, ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली परसेंटेजेस लगा रहे हैं, बोलिए जी 268। हर बच्चा तेज़ तेज़ काम कर रहा हो, शाबाश। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25,562। देख लो सही है ये, सबको देख लो भाई, ये ना हो किसी की गलती आ रही हो। फाइनल अकाउंट में टोटल करना भी एक आर्ट होता है। अहमद भाई जाग रहे हो ना? इंशाल्लाह जी। सैलरीज एंड वेजेस में डायरेक्ट लेबर नहीं होती, डायरेक्ट लेबर खुद एक लाइन आइटम है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। मज़दूरों को जो पैसे दिए जाते हैं, इंट्रो में याद करें मैंने कहा था 4 तरह की फ़िगर नज़र आएंगी, खाली वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज। इनमें से सिर्फ वेजेस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, बाकी तीनों तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब 2 तरह की फैक्ट्री पे पेमेंट्स होंगी, एक प्योर डायरेक्ट लेबर होगी, एक वेजेस एंड सैलरीज होगी। प्योर डायरेक्ट लेबर उन मज़दूरों को दी जाती है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं, वो जो वर्कर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज दोबारा आ रही है, इसका मतलब ये उन लोगों को दी जा रही है जो इनडायरेक्ट वर्कर हैं। फैक्ट्री के प्रोडक्शन वर्कर को डायरेक्ट लेबर कहते हैं और बाकी जितने नॉन प्रोडक्शन वाले होते हैं उन्हें सैलरीज एंड वेजेस कहते हैं। क्लियर भाई? ओपनिंग WIP बता दें 73, क्लोजिंग बता दें जी 125, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता दें 25,510। फिनिश गुड ओपनिंग मैन्युफैक्चर्ड बता दें 1210। फिनिश गुड इंपोर्टेड का ओपनिंग बता दें 44। फिनिश गुड जो इंपोर्ट की हैं वो बता दें, परचेज की हैं 658 की। फिनिश गुड 2 तरह की हैं तो क्लोजिंग भी 2 तरह होगा। मैन्युफैक्चर्ड का क्लोजिंग बता दें सर 1153 11, बोलें 1153। इंपोर्टेड का बता दें 66। बता दें जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 26,203। इधर ले आए 26,203। यहाँ तक पहुँचे सब बच्चे, 26,203 तक पहुँचे। कितना आया? 18,555। अब ज़रा क्वेश्चन में अदर इनकम ढूंढने की कोशिश करें, क्वेश्चन में अदर इनकम ढूंढने की कोशिश करें। अदर इनकम नीचे भी लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको सूट कर रहा हो। सब ढूंढ लें भाई।
अदर इनकम का नोट नहीं बनाया, अदर इनकम ढूंढ ले जी, बताने लगा। अब सुने भाई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। मैंने कहा ना मैं आज आपको कौन सा टॉपिक करवा रहा हूँ, फाइनल अकाउंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स बनाती हैं और फिर लिस्टेड कंपनी 4th शेड्यूल फॉलो करती हैं, अनलिस्टेड 5th शेड्यूल फॉलो करती हैं। हमारा क्वेश्चन किस पर है, लिस्टेड पर है, ठीक है। अगर लिस्टेड पर है तो 4th शेड्यूल ने बताया होगा कि इन शीट में जितना काम अभी तक किया है इसमें किसकी डिटेल आपको सब नोट में बतानी पड़ेगी। याद करें FAR 1 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब नोट में कुछ चीज़ें लिखते थे, PPE सब नोट में कुछ लिखते थे, गवर्नमेंट ग्रांट सब नोट में कुछ लिखते थे। तो आज इस सब नोट में वेजेस एंड सैलरीज क्या सब नोट बनेगा, ये देखें हमने लिखा हुआ है। अब अपने पास लिखें क्या लिखा था सब नोट में, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन रुपी। बताएं जी क्वेश्चन में से ढूंढ के, क्वेश्चन में है, एक मिनट सबको ढूंढने थे भाई। वेजेस एंड सैलरीज में प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया हमने और ग्रेजुटी फंड में। अब गौर से सुन लें, मैं प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड की डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि सोशल वेलफेयर के लिए एम्प्लॉइज़ को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने के लिए एम्प्लॉयर ये अलाउ करता है कि कुछ तुम अपनी सैलरी में से कटवाओ, कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, इसको एक फ़ंड में डाल देंगे, तुम्हारी सेविंग भी होगी, मुझसे जो तुम्हें मिलेगा वो भी तुम्हारा हो जाएगा, फिर ये फ़ंड जो कमाएगा उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी तुम लोगों में तकसीम होगा। इस तरीके से ग्रेजुटी फंड और प्रोविडेंट फंड चल रहे होते हैं। एम्प्लॉय की डिडक्शन ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर सिखाएंगे। उन्होंने लेबर का चैप्टर करवाया होगा, लेबर की पेमेंट करते हुए उन्होंने कुछ डिडक्शंस करवाई होंगी, उसमें एक डिडक्शन टैक्स पेएबल की होती है, एक डिडक्शन एंट्री ये पास होती है, फैक्ट्री पेरोल डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, ग्रेजुटी फंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ से जो सैलरी पेएबल होती है इसका चेक बनता है, ये पेमेंट हो जाती है, ये पेमेंट जाती है एम्प्लॉय की पॉकेट में। जो प्रोविडेंट फंड पेएबल होता है और ग्रेजुटी पेएबल होता है ये दोनों यहाँ से उठते हैं, यहाँ से ये डेबिट होते हैं, लेकिन बैंक क्रेडिट होता है वो ये पैसे एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं जाते, ये उस फंड में जाते हैं जिस फंड के लिए आपने इस पूल को बनाया हुआ है। तो फिर रूल क्या बना, एम्प्लॉय की डिडक्शन की एंट्रीज कॉस्ट वाले टीचर सिखाएंगे, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो यहाँ FR 2 में हम लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर वो फिगर नहीं होती जो एम्प्लॉय की डिडक्शन हुई उसकी सैलरी में से, यहाँ वो फिगर आ रही होती है जो हमने कंट्रीब्यूट किया हुआ होता है। समझ आ गई बात। यहाँ ये नहीं है कि उसका कितना डिडक्ट किया, ये देखें वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो हमें एक्स्ट्रा पड़ा है, क्यों, जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो उसने कंट्रीब्यूट किया है वो इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने डेबिट पूरी फैक्ट्री पेरोल की है। पूरी फैक्ट्री पेरोल डेबिट करने का मतलब उसकी जो डिडक्शन हुई है वो हमने डेबिट कर दी, वो इस खर्चे में आ गई है। अब इस खर्चे में दो चीज़ें हैं, एक मजदूरों की मजदूरी है और एक जो हमने कंट्रीब्यूट किया है। वो जो हमने कंट्रीब्यूट किया है वो इस अमाउंट में इतना इतना है। क्लियर हो गया। अब पेपर में 3 नंबर का नोट आ जाए, बताएं जी वेजेस एंड सैलरीज का सब नोट। अब अगर ये याद होगा तो लिखाओगे, वरना तुम्हें याद ही नहीं होगा इसमें क्या लिखना। कोई 40-45 मैंने आपको सब नोट बताने हैं इस वीक में। कितने? 40-45 सब नोट। बच्चा इसे छोड़ के जाता है, कसम से यकीन करो इतना बड़ा ब्लंडर करता है ना, क्योंकि बिल्कुल बोनस मार्क्स होते हैं। उठाकर से उस फॉर्मेट को एक दफ़ा देख के चले जाओ तो लिखा हो यार इसके अंदर ये चीज़ आनी है। चलो बोलो जी। कोई और होता तो वो भी लिख देते।
आप पढ़ देना सर, ये भी मैं ही पढ़ूंगा, तो फिर आप क्या करने आए हैं सर? ज़रा पहले आप अच्छी तरीके से ऐसे कर लीजिए। 54 %, वही तो कह रहा हूँ, लगा के बताएं ना कितने % है। ये देखें भाई, 55% कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो फिगर्स हैं, एक्सक्यूज मी, ये जो फिगर है, हम ये समझते हैं कि सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। याद रखें, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड तमाम वर्कर्स के लिए होता है। लेकिन यहाँ हम फैक्ट्री की वेजेस एंड सैलरी का सब नोट बना रहे हैं, तो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन लेंगे? जो इन एम्प्लॉइज पर हुआ, बाकी का सब नोट आगे आएगा। अब ज़रा देखें कितनी फिगर थी प्रोविडेंट फंड की? टोटल 54, लगाएं उसकी परसेंटेज। 54 का 55% जी 30 रुपी 30 मिलियन है, 30 मिलियन। आगे चलें, ग्रेजुटी फंड में टोटल कितना था? 44, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का 0.55, 55% कर दें उधर पर, 55%। बोलें जी, 24 मिलियन। ओके हो गया। तो पहला सब नोड मैंने सिखा दिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहला पॉइंट मैंने सिखा दिया, और मुझे ऐसे 45 से 50 पॉइंट्स आपको बताने हैं, और इनकी आपने समरी अपने पास रखनी है। मैं आपको PDF दूंगा इन सब की, ताकि ईद की छुट्टियों में जब दुनिया मसरूफ़ हो, आप आराम से अपने मोबाइल पे बैठ के देखते रहना। पढ़ने वाले बच्चे ईद की छुट्टियों को ज़ाया नहीं करते, ये मैं बार बार आपको एडवाइस दे रहा हूँ, वरना बाद में पछताएंगे। ओके हो गया। अब आ जाएं जी अदर इनकम पे। ये आ गई अदर इनकम। स्क्रैप सेल क्या होती है? इसमें कई मीनिंग आते हैं। फैक्ट्रीज़ की वेस्ट होती है, और मज़े की बात है कि पाकिस्तान के फैक्ट्री ऑनर्स बुक्स में जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो लॉस होता है, उनकी असल कमाई स्क्रैप सेल्स होती है। इसलिए कबाड़िया पाकिस्तान में अरबपति हैं, ये फैक्ट्रीज़ को अरबों करोड़ों रुपए एडवांस दे के चल रहे होते हैं उनकी वेस्ट उठाने के लिए। अच्छा, ये अकाउंट्स में आइडेंटिफिएबल नहीं होती, इसलिए ये आउट ऑफ बुक्स चल रही होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसलिए कंपनी के अकाउंट्स देखोगे तो लॉस होंगे, आप कहोगे यार ये क्यों इतने सालों से लॉस बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ वो कहाँ से कमाई पूरी कर रहा होगा? स्क्रैप से। देखें जी स्क्रैप सेल्स की फिगर, अगर 16 मिलियन, अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस होते इसके तो वो इसी में से माइनस होते। लिख लो, स्क्रैप सेल्स नेट करके लेनी है, इसके खर्चे यही माइनस करने हैं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं शो करने। ये भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर बताएंगे। डिविडेंड इनकम, सर ये कहाँ से आ गई? याद करें, कौन सा था? IAS 21 था। IAS 21 में किया था ना हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9। IFRS 9 में आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है और रिटेंशन के लिए की है, तो वहाँ से आपको क्या आएगी? डिविडेंड इनकम आएगी। ठीक है, बोलें जी कितनी? 12। माशाल्लाह लंबा नोट है, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं है, तो एंड में क्या करोगे? बैंक में जमा करवाओगे। इस्लामी बैंक में जमा करवाना, लाइक मैज़ान बैंक, वहाँ से तुम्हें रिटर्न मिलेगी। बोलो 2 की टोटल कर दो, तो तुम तो अमीर हो गए। 30 मिलियन तो तुमने सिर्फ अदर इनकम से कमा लिया। मुझे तो नहीं लगता कि तुम कहीं मुझे लिफ्ट भी कर पाया करोगे। ओके हो गया। ये चाचू हमारे पुराने दोस्त है, सेलिंग एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन। चले, अच्छा जी आ जाएं जी। सबसे पहले किस पे चलो? सेलिंग पे। एडवर्टीजमेंट आएगी, सेलिंग कमीशन आएगी, फ्री सैंपल्स आएंगे, प्रमोशनल कोई एक्टिविटी भी आ सकती है। बात वही है जो हमने इंट्रो में पढ़ी थी, ढूंढ के लाएं। हाँ ठीक है, बोले कितनी? 40। हमारा कितना है इसमें? ये सारा यही होगा ना इस पे हमारा, कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ी बैठे हुए। अब तो हम हेड ऑफिस में आ गए। हेड ऑफिस के खर्चों में से सेलिंग का इतना है। सेलिंग कमीशन है कोई? नहीं है। फ्री सैंपल है? कोई जुलाई में नेस्कैफे वाले तुम्हें कॉफ़ी पिला रहे हो, सरनसारी भी पूरा जग पी रहे हो? नहीं। बोलो जी। 40।
यार इनके सब्र में ना इन्हें कोई अच्छी चीज़ खिला, बिरयानी तो ये खाते ही रहते हैं। आटो के सीनियर बच्चे हैं कोई। किस चीज़ का धरना, बिरयानी का? अच्छा मोटू, धरने में ये तो भाग जाएंगे, तेरे से नहीं भागा जाना। तू सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, वहीं पे रह, तेरी मेहरबानी। फिर धरने की खवातीन कहती फिरेंगी मोटू उठ जाए प्लीज़ भाई, आपकी मेहरबानी। आगे आ जाए। कोई आइटम रहा तो नहीं है इधर? डिस्ट्रीब्यूशन में आए। अब फिर वही स्टोरी परसेंटेजेस की लगने लगी है। सैलरीज एंड वेजेस टोटल बताएं। 2 3 इंटू लगाएं 30%। 7 1 डेप्रिसिएशन 1287 इंटू कितना बना? 25। अहमद तुम पी लो, मैं नहीं पी रहा हूँ। स्टेशनरी आगे बढ़ाए, मैं आ रहा हूँ 2-4 मिनट में। इसी को चाय का क्या मेरी ठंडी है गर्म है, चेक कर। बस पी ले तू, उसे क्या मुझे चाय बनाओ। जी भाई कहाँ पहुँचे? चलें भाई, आए जी। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी कितनी है? टोटल का कितने परसेंट है डिस्ट्रीब्यूशन में? और अमाउंट कितनी थी टोटल? 230 का 40%, हाउ मच? 92। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टोटल, सॉरी 315 इंटू 5%, हाउ मच? 16। यूटिलिटी 700 इंटू कितना? 30। आउटवर्ड फ्रेट 12 इंटू एज इट इज़ है, कोई परसेंटेज नहीं। 1279 टोटल कर दें 23। अब ये ज़रा ध्यान से दोबारा देखें, वेजेस एंड सैलरीज आ रही थी। अब दोबारा क्या बताना है कि इनके एम्प्लॉइज़ के लिए आपने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। अब टोटल कितना था, इसका कितने परसेंट इधर आ जाए जी? 30% कितना बना? 16.2 मिलियन। पढ़ें ज़रा। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 16.2 मिलियन एंड ग्रेजुटी फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ, टोटल ग्रेजुटी फंड 40, उसमें इनका हिस्सा 30%, कितना बना? 13 क्लियर हो रहा है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमने ये बातें लिखनी है। जो कुछ यहाँ बना हुआ है उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें डिस्क्लोज़ करना सब नोट में ज़रूरी है। आगे आ जाए। एडमिन, एडमिन का सिंपल रोल है, जो कहीं नहीं आएगा वो एडमिन में आएगा। ऑल रेजिडुअल एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ एडमिन। जी भाई, सैलरीज एंड वेजेस टोटल बताएं। 2367 इंटू कितना बना? 355। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डायरेक्ट है 1287 का कितना बना? 129 कर दें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टोटल का परसेंटेज है कितना? 315 इंटू 10%, बोलिए 32। स्टेशनरी 230 ज़रा 35%, हाउ मच? 81। यूटिलिटीज़ 734 का 10%, हाउ मच? 73। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन कितनी है? 13 है। अब याद रखिएगा, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन खुद इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट सब नोट है।
देखिए, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब नोट। अक्सर पूछ लेता है वो कि ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन का सब नोट बना के दीजिए। तो इस वक्त हमने कितने चैप्टर शुरू किए हैं आज? दो फाइनल, हाँ सारे तो हैं ही। फाइनल अकाउंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या कहा है? ठीक है। आए जी, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस 70। इत्तेजाज हसन आपने रखे हुए हैं, ये उनको आपने पैसे दिए हैं, ये हारिस रऊफ को दिए हैं। इधर आएगा ये पॉइंट, इधर आएगा। ठीक है, वेट करें ज़रा, बोलें जी। सर ये आ जाएगा 754। 754। अब देखें, सैलरीज एंड वेजेस आ रही हैं, फिर ब्रेकअप आ जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बताएं, इनटू 15%, हाउ मच? 8 है ₹8 मिलियन। एंड ग्रेजुएटी फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बताएं, इनटू कितना? 7 मिलियन। ओके हो गया। लिखेंगे तो बचेंगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक में लिखेंगे तो बचेंगे। अब ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन कितनी थी? 13 की। अब ज़रा देखें, इस 13 की ब्रेकअप दी है उसने। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इंक्लूड टैक्सेशन सर्विसेज एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 4 and 1 मिलियन। अब ये सब नोट में आना होता है। तो ऑडिटर्स का मेन उधर आ जाएगा। इधर क्या लिखना है? ऑडिट सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, आउट ऑफ पॉकेट। आमतौर पे ये बैलेंसिंग के तौर पे आता है। आमतौर पे ये ज़रा बताएं, टैक्सेशन सर्विसेज कितनी है? 4, आउट ऑफ पॉकेट टोटल, बाकी बैलेंसिंग कितना? यहाँ ये नहीं लिखना बैलेंसिंग है, ये नहीं लिखना, सब नोट में बैलेंसिंग नहीं लिखना। ये इम्प्लाइड है कि ये 8 जो है ये बैलेंसिंग आया। ओके हो गया। आगे आ जाए, इंट्रो तक अदर एक्सपेंसेस की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन FR2 में अदर एक्सपेंसेस आएंगे। ये बड़ा मेजर एक एरिया होता है जो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? मिसलीनियस का वर्ड नहीं यूज़ करना। कंपनीज एक्ट कहते हैं मिसलीनियस का वर्ड नहीं यूज़ करना। क्या यूज़ करना है? अदर का। ये सारे मैंने कंपनीज एक्ट 2017 और 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वर्ड्स यूज़ किए में। इसमें कोई चाचू चाची मिक्स नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन बताएं कितना है? 2391। एडमिन 754। आए जी अदर एक्सपेंसेस में, ब्रैकेट मेरे ख्याल में ना लगाएं। अब ये अदर जो है ना, ये बड़ा वाइडर एक वर्ड है, आपने ध्यान से इसमें रखना है। ये चीज़ें तो इस क्वेश्चन में आ गई कि ये अदर में जाएंगी, लेकिन अदर की लिस्ट अभी और भी है, और भी है। जब आते रहेंगे पास पेपर में अदर की लिस्ट बनाते रहना। जी जी, इसलिए कि आज तक हम कंपनीज एक्ट 2017 और 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं चलते थे। हम सिर्फ अकाउंटिंग करते थे इटालियन की। अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 और 4th शेड्यूल जो लिस्टेड कंपनी के रूल्स हैं। ठीक है भाई। अब ये WWF नहीं है, पता चले ये मोटा खड़ा हो जाए और कहे अंसारी यार मैंने यहाँ पे मुकाबला करना है। ये क्या है? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट ये अदर में आया करेगा। वर्कर्स वेलफेयर फंड अदर में आएगा। डोनेशन अदर में आएगी। लॉस ऑन डिस्पोजल अदर में आएगा। एक्सचेंज लॉस अदर में आएगा। और अदर के लिखने अभी और भी रिश्तेदार हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। चलो जी, पहले रिश्तेदार की तरफ बनाएं। WPPF 257, वर्कर्स वेलफेयर फंड 98, डोनेशन। अब सुने भाई, कंपनीज ना डोनेशन पे बड़ा खेल जाती हैं। खर्चा किस में डाल देती हैं? जी डोनेशन दी थी हमने। अब डोनेशन क्या होती है? वो अपना ही कोई को डायरेक्टर होता है, उसने ट्रस्ट खोला हुआ होता है, उसमें दिए जाते हैं पैसे और वाइट किए जाते हैं मनी को। वो कहता है भाई डोनेशन का सब नोट दोगे ऐसे तो तुम अन्य बार डोनेशन में डाल दोगे, हम तुम्हें कहाँ से पकड़ते फिरेंगे। और डोनेशन को अलाउ एवर करके
टैक्स क्या करवा लोगे, काम करवा लोगे। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट 2017 डोनेशन का भी सब नोट मांगती है। किसका सब नोट मांगती है? डोनेशन का। वो जो मिस्टर मूंगफली नहीं थे, देखें वो मिस्टर मूंगफली इसलिए यहाँ पर थे। आप कह रहे थे यार ये चिलगोज़ा नहीं आया, मूंगफली आ गई, तो वो मूंगफली ने डोनेशन ली हुई थी, इसलिए वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर यहाँ देना पड़ेगा। भाई साहब जिसे डोनेशन दी है ना, वो कंपनी का एक डायरेक्टर है जो उधर भी डायरेक्टर बना हुआ है, वो डेट्स कैंसर फाउंडेशन का डायरेक्टर है, ट्रस्टी है। समझ आ रही कुछ? मैं अकेला तो नहीं हूँ। अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल, वो शरीफ आदमी है, कैलकुलेट करके दे दिया पागल इंसान ने। चलो एक्सचेंज लॉस भी कैलकुलेट करके दे दिया। 22 बोलो 421। डोनेशन इंक्लूड रुपी, उसे कितना दिया मिस्टर मूंगफली को? 5 मिलियन दिया। गिवन टू DCF डेट्स कैंसर फाउंडेशन, वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर पीनट, अ ट्रस्टी ऑफ। अब आपने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर दे दिया। तो कभी क्वेश्चन में ऐसी लाइन होगी तो इसका मतलब किसी ना किसी सब नोट के लिए दी गई है। उसकी ड्राई फ्रूट की दुकान नहीं है कि वो मूंगफली निकाल लाया। चलो थोड़ी देर के बाद ये जो अपना बायोलॉजिकल एसिड है ये मलोक मांग रहा होगा। अंसारी मलोक नहीं नज़र आ रहा है। चलो जी, इस पे इंपॉर्टेंट लिखो मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये सब नोट आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 दिख सिखा दिए मैंने आपको सब नोट। 4th शेड्यूल ये अलग है भाई, ये अलग है बुजुर्गों, ये ऑडिटर्स रेमुनरेशन है। मूंगफली खाएं आप, इसे आलू बुखारा भी दो। अब फाइनेंस कॉस्ट में 5 चीज़ें आती हैं, बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, मार्कअप, और 5वां क्या था? कमिटमेंट फ़ी। ये 5-6 चीज़ें आती हैं। प्रोसेसिंग फ़ी भी आ जाती है, एप्लीकेशन फ़ी, कुछ भी कह दो, सारा फाइनेंस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग बोलो 133, और इंटरेस्ट ऑन लीज 11, टोटल कर दें 144। टैक्सेशन का सब नोट सिखा दिया हुआ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिकन्सिलिएशन नहीं बनानी, अगर वो ना कहे तो। नोट में सिर्फ ये आता है, रिकन्सिलिएशन नहीं आती। फाइनल अकाउंट्स में सब नोट में सिर्फ इसका सब नोट आएगा, क्या नहीं आएगी? रिकन्सिलिएशन नहीं आएगी। ये ताबीज़ ज़रा देखें, पिलाया था आपको पहले बचपन में। टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस अप, डेफर टैक्स लायबिलिटी अप, डेफर टैक्स एक्सपेंस अप। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस डाउन, डेफर टैक्स लायबिलिटी डाउन, डेफर टैक्स एक्सपेंस डाउन। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस अप, डेफर टैक्स एसेट अप, डेफर टैक्स एक्सपेंस डाउन। टेम्परेरी डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस डाउन, डेफर टैक्स एसेट डाउन, डेफर टैक्स एक्सपेंस अप। अब जाके पढ़े वहाँ कौन सा केस है। मैं इसका पूछ रहा हूँ बुजुर्गों, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बना है या डिडक्टिबल? टैक्सेबल। अप हो रहा है, डाउन हो रहा है? अप हो रहा है। कितना था? 3120 इंटू 35। और 35 नहीं होती यार, वो तो 4 की 35 होती है। बोलो 30%। यानी मस्तियाँ मुझे बता रही हैं कि शाम तक तुम ऐसे इजाज़त मांगने वाला है यार अंसारी कुछ यार। रहम की अपील है आली जान, क्योंकि हमारे आली जान जो मलका आलिया ने उन्होंने कह दिया हमारी छुट्टियां हो गई हैं, हम पहुंच रहे हैं। इसकी छुट्टी भी तो उसी के हिसाब से चलती है, उसकी छुट्टी होती होगी तो इसकी भी छुट्टी हो जाती है। क्या काश? छोटे बच्चों के रिश्ते माँ बाप कर देते हैं, यकीन कर उस्तादों को भुगतने पड़ते हैं या क्लास वालों को भुगतने पड़ते हैं। 1000। किसी दिन तुमने ये रुदात भी सुनानी है कि इतनी छोटी उम्र में तेरा रिश्ता कैसे हो गया है? अभी सुनाएगा तू, इसी चीज़ के लिए आते हैं, अभी सुनाएगा। उसकी उम्र निकल गई, उसका हुआ नहीं, वो कहता है यार इसकी छोटी उम्र में कैसे हो गया।
बोले मैंने तुझे कहा था यार अहमद से टिप्स ले। 1092 करंट टैक्स कितना है जी? 144 और दूसरा कितना है? अगर सेविंग होती तो ब्रैकेट, अच्छा यहाँ एक्सपेंसेस में ना आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, अजीब लगेगा बिल्कुल, सारे एक्सपेंसेस में ब्रैकेट लग रही है। अब बच्चा यहाँ से कंफ्यूज ना हो यार अंसारी, वहाँ जब डेफर टैक्स एक्सपेंस अप होता था तो तुम ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ कहीं सेविंग हो रही है। नहीं मेरे बच्चों, यहाँ नोट्स में एक्सपेंस में कहीं ब्रैकेट नहीं लगानी। बोले 2532 आए जी। अदर एक्सपेंसेस बताएं। 421 आगे फाइनेंस एक्सपेंस 144 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,835 टैक्स बताएं 2532 पैड बताएं 8303 OCI कोई टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 83। अच्छा अगर ये हुआ और साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गया तो क्या करोगे? सर मारे जाएंगे। और मारे नहीं जाओगे, इस पैड को रिटेन अर्निंग में पार करना और इसको क्या है OCI, ये है OCI को कहाँ पार करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अच्छा अब आगे कहानी और बनेगी। FR1 तक सिर्फ क्या होता था? रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहाँ तो OCI ज़्यादा हो गई हैं, अगर ज़्यादा हो गई हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कॉलम भी बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह या हबीबी। ठीक है तो लिखो पैट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट ओपन करो। पैट रिटेन अर्निंग्स में पार्क होगा, पैट रिटेन अर्निंग्स में पार्क होगा। OCI अपने रेलिवेंट हेड्स में पार्क होगी। OCI बोले अपने रेलिवेंट हेड्स में पार्क होगी। FR1 सादा था, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस आता था। FR2 पचीता है, पचीता कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स को, है चीता, शिदा ना कहते ना। FR2 पचीदा है, ज़्यादा आइटम्स OCI में आएंगी, ज़्यादा आइटम्स OCI में आएंगी। ओके हो गया? अब बड़े हो गए हो, अगर बड़े हो गए तो हो सकता है हाँ आओ भाई, एक्सक्यूज मी। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं थोड़ा सा आपको ये भी रिवाइज करवाने लगा हूँ ताकि आगे चल के आप ये ना कहें सारी साहब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये हमने सारा रिवाइज कर लिया, मैं कर लिया। अब इसका मतलब सुबह क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट भी आएगी। क्या क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। अब ये इतने मासूम नहीं रहेंगे, सुबह जब आएगा तो सारे नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे, बायोलॉजिकल एसेट भी आ जाएगा, डेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, और PPE के बाद IS 38 भी आ जाएगा, राइट ऑफ यूज़ भी आ जाएगा। ये 5-7 चीज़ें आ जाएंगी। आपकी फिक्स डिपॉजिट भी आ जाएगा, वो भी नॉन करंट एसेट होता है। उसके बाद करंट एसेट्स आ जाएंगे, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फिर इक्विटी आएगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व भी आ जाएगा। याद है कि बात? आगे आ जाए करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लीज लायबिलिटी आ जाएगी, करंट लायबिलिटी में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी आ जाएगी। तो कल इंशाल्लाह मैं इसको FR2 की शक्ल में ले आऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।